हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में लिख करके करने वाला एक प्रॉपर्टी है, बाकी सारा मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, ऐसे याद रहती हैं। जैसे सपोज अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है 3 - 2 4 1, ओके, तो इस डिटर्मिनेंट का तुम आंसर निकालोगे तो देखो क्या आएगा, 3 और प्लस 4 इंटू -2 यानी कि -8, तो ये 8 यानी कि 11। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। अब देखो जो प्रॉपर्टीज है मैं उसके बारे में सारा बता रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका आंसर अपने ओरिजिनल आंसर का नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर मैं ये 4 1 को यहाँ पे लिख दूँ और इसको यहाँ पे लिख दूँ, या फर्स्ट कॉलम को सेकंड बना दूँ और सेकंड कॉलम को फर्स्ट बना दूँ, इन दोनों ही केसेस में अगर ये 11 है तो वो फिर -11 आ जाता है। देखो कैसे है, ये देखो 3 2 3 -2 ये फर्स्ट कॉलम था, रो था, सेकेंड रो पे हो गया, और ये 4 1 यहाँ पे हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट करो, देखो 4 इंटू -2 -8, फिर बीच में -3 इंटू 1 इज 3, आंसर क्या आया, -11 आया, और ये 11 था। देखो ठीक है, तो ये 11 है और ये -11 है, तो ये आंसर नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि तुम किसी, अब ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है क्योंकि कैलकुलेशन मुझे जल्दी से करके बताना था। अगर तुम 3 इंटू 3 ले लो, 4 इंटू 4 ले लो, कोई सा भी ऑर्डर ले लो, अगर तुम किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उसका आंसर पुराने आंसर का नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 है, 3 है, 1 और 2। ओके, तो इसका आंसर देखो क्या आया, 5 तो जाए ये 10 हो गया और -3 यानी कि ये 7 हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तुम किसी एक रो में किसी दूसरे रो को ऐड कर दो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी तुम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी करोगे आंसर सेम रहेगा। जैसे ये इसका आंसर 7 आ रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूं R1 बिकम्स या R1 टेंड्स टू, कुछ भी बोलो, R1 बिकम्स, तो ये क्या देखो क्या बन जाता है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, ये कर लो, या यहाँ तक कि R1 प्लस R2 कर लो, या R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2 इंटू R2 या 3 इंटू R2, कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ये जो आंसर 7 आया हुआ ना, ये वही रहेगा। ये देखो जैसे ये R1 माइनस R2 कर दिया तो ये क्या बना, देखो चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, R1 पे हो रहा है। R1 माइनस R2 तो 5 - 1 ये 4 हो गया, 3 - 2 ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये 1 2 एज इट इज़। ये देखो क्या आंसर आया, 4 2 जा 8 और -1, आंसर इज 7, सेम आंसर आया। ठीक है, यहाँ तक कि अगर तुम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भी सेम आंसर आएगा। ये देखो ये एक हो गया, अब मैं दूसरा बताता हूँ। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट। ओके, सो अगर हम कर देते हैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3 इंटू R2, ये ऑपरेट कर दिया। देखो यानी कि R2 को, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो तुमने यहाँ पे लिखा है ना वही यहाँ पे उसी से स्टार्ट होगा। अगर तुमने इसमें 2R1 कर दिया तो ओरिजिनल जो आंसर है वो 7 है, वो 14 हो जाएगा। तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, यानी कि जो यहाँ पे है वही यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे R1 है तो ये R1 से ही स्टार्ट होगा। इस वाले में तुम कुछ भी करो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3 R2 अगर हम करते हैं तो देखो ये क्या आता है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस 3 R2, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो तो 5 - 3 ये 2 हो गया, 3 - 6 यानी कि -3 हो गया, और जो सेकेंड रो है वो एज इट इज 1 और 2। ये देखो कितना आंसर आया, 2 2 जा 4 -3, तो 4 + 3 = 7। देखो सेम आंसर आया। तो क्या सीखा तुमने कि अगर हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी दूसरे रो में, ठीक है, तो आंसर सेम रहता है। ओके।
चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर या 3 इंटू 3 ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए ये सारा ठीक है। अब अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम, सपोज अगर ये है -2 3 5 A B C, मतलब मैंने एक एल्जेब्रिक डाल दिया इसमें टर्म, इसलिए डाल दिया कि जब एक पूरा कॉलम या एक पूरा रो अगर 0 0 0 हो तो तुम्हें पता है कि डिटर्मिनेंट जो हम एक्सपैंड करके आंसर निकालते हैं तो वो कहीं से भी निकाल सकते हैं, यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। तो अगर हम इस कॉलम से अगर इसको एक्सपैंड करते हैं तो 0 -0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, तो एंड में जो आंसर होगा वो 0 होगा। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, जैसे 0 0 0 5 1 -6 x y z, यहाँ भी सेम बात है, यहाँ पे पूरा का पूरा रो 0 है, ठीक है। और बाकी जगहों पे चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा टर्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इधर से एक्सपैंड करेंगे तो एंड में आंसर 0 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 0 0 हो तो आंसर 0 आएगा। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो या प्रोपोर्शनल हो तो आंसर 0 होता है। अब वो क्यों होता है, ये देखो। सपोज अगर -2 1 3 -2 1 3 और x y z अगर ये है डेल्टा इक्वल टू, तो इसका भी आंसर 0 होगा। अब वो 0 होने का लॉजिक क्या है, तुम्हें पता है कि हम R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 माइनस R2, R1 माइनस एनी कॉन्स्टेंट इंटू R2 या R3, ये हम कर सकते हैं, आंसर सेम रहता है। तो अगर मैं इसमें ये ऑपरेट करूं, R1 बिकम्स R1 माइनस R2, तो ये क्या बनता है, ये देखो 0 0 0, यानी कि R1 माइनस R2 का आंसर मुझे R1 पे लिखना है। तो ये हो गया 0 0 0 और बाकी सेम रखो, -2 1 3 x y z। तो देखो अब अगर हम इसको इधर से एक्सपैंड करें तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं प्रोपोर्शनल का। ये देखो इक्वल था, तो क्योंकि R1 माइनस R2 किया तो एक पूरा का पूरा रो या अगर ऐसे इक्वल होता तो वो कॉलम 0 हो जाता, तो इसलिए आंसर 0 होगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्रोपोर्शनल का, ठीक है। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखो, ये इसी को मैं डबल कर देता हूँ, तो ये -4 2 और 6, ठीक है। अब इसका भी आंसर 0 होगा। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि अब मैं इसको ऐसे अगर लिखूँ R2, देखो R2 इज डबल ऑफ R1, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ R2 बिकम्स R2 माइनस 2 इंटू R1, तो ये क्या आएगा, देखो जो चेंजेज हो रहा है उसको हम कहाँ पे लिख रहे हैं, R2 पे लिख रहे हैं। इसका मतलब कि R1 और R3 हमें सेम कॉपी करना है, तो ये कर दो -2 1 3, और यहाँ पे अब क्या करना है, इसका डबल माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 एंड x y z। अब इसका भी आंसर देखो, अगर हम सेकेंड रो के एलोंग अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमें फिर से आंसर इसका 0 मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये थोड़ा सा लंबा है और इसको प्रॉपर लिख करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ये क्या है कि स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं। ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक ही डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में हम स्प्लिट करते हैं, ओके। देखो जैसे है A B C P Q R और x प्लस वाई y प्लस जेड एंड z प्लस एक्स, ये हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे ये कॉलम एक ही एलिमेंट है, इसमें डबल डबल है, तो ये दोनों सेम रख करके एक बार एक्स वाई जेड और फिर प्लस है तो बीच में तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, तो हम बीच में प्लस करके फिर से ये और ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट है हम उसको वैसे लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए बी सी, ठीक है, फिर पी क्यू आर
पी क्यू आर और फिर यहाँ से एक्स वाई जेड वाला पार्ट, एक्स वाई जेड प्लस ये देखो अब फिर से ए बी सी पी क्यू आर और ये वाला अब जो देखो इसमें जो दूसरा वाला बचा हुआ है वाई जेड एक्स, ये हो गया हमारा वाई जेड और एक्स। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़, ओके, हम जिसको यूज करके प्रूव करते हैं, ओके। चलो ये वाला नोट कर लो। चलो तो अब हम इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रूव वाले। एक चीज़ का ध्यान रखो, सीबीएसई के सिलेबस में जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस किया तो वो एप्लीकेशन यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह निकालना होता है उसमें थोड़ा थोड़ा यूज होता है, लेकिन प्रूव करने वाले क्वेश्चंस अब सीबीएसई के सिलेबस में 12th में नहीं आते। अब ये जो मैंने प्रूविंग के लिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो आईएससी बोर्ड है ये उनके 12th के कोर्स में ये अभी भी बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो ये स्पेशली आईएससी वालों के लिए है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है। लेकिन जो सीबीएसई है, सीबीएसई में ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा किसी किसी क्वेश्चन में यूज होता है, बस मतलब हल्का फुल्का अप्लाई होता है। इतने बड़े बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्रूविंग वाले वो सीबीएसई में नहीं आते हैं, वो आईएससी में आते हैं, ठीक है। चलो तो इसको क्वेश्चन को देखो कैसे करता है। इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स दिस इक्वल टू दिस प्रूव करो, ठीक है। तो प्रूविंग में जो मैंने अभी जो बताया था जैसे R1 माइनस R2 कर सकते हैं, R2 प्लस R3 कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का यूज करके यानी कि ऑपरेशंस ऑन जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो यूज करके हमें ये प्रूव करना है। चलो अब तो इसमें क्या होता है कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी यूज करते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना, या तो जो प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है उनके जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्ट आ जाए, या तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना सकते हो, जितना ज़्यादा जीरो बनाओगे एक्सपैंड करते टाइम उसमें उतना ही कम कैलकुलेशन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इतने सारे वंस हैं, ओके, तो इतने सारे जब आमने सामने जब वन है तो जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जीरो तो मिलेगा। तो ये फर्स्ट मेथड से मैं पहले कर रहा हूँ, मेथड 1 इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखो इसके सामने 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, तो जब ये दोनों 1 जब माइनस होगा तो जीरो बनेगा। सिमिलरली जब ये वाला दोनों माइनस होगा एक और जीरो मिलेगा, तो हमें ढेर सारे इसमें जीरो, दो जीरो तो मिल ही जाएंगे और बाकी टर्म्स सिंपल हो जाएंगे। तो हमें इसमें यूज ये करना चाहिए R1 बिकम्स R1 माइनस R2। अच्छा एक और बात देखो, जिस तरीके से ये जो लिखे हुए हैं सारे टर्म्स, एक बार में अगर दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है तो दो करना चाहिए ताकि उसे टाइम कम लगे, लेकिन कभी भी तीन नहीं करना, क्योंकि तीनों करने पे वो गलत हो जाता है, वो फिर वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों नहीं होता, मैक्सिमम तुम दो कर सकते हो, कहीं एक होता है, ज़्यादातर जगहों पे दो दो हो जाते हैं। जैसे जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से उसी वे में ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, तो R2 बिकम्स R2 माइनस R3, ओके। यहाँ भी ध्यान रखना, R1 लिखा है तो R1 से शुरू हुआ, R2 लिखा तो R2 से शुरू हुआ, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये 1 1 कैंसिल होकर के ए आएगा, फिर दिस माइनस दिस तो ये माइनस बी आएगा, फिर दिस माइनस दिस ये जीरो हो गया, फिर वैसे ही R2 टेंस टू R2 माइनस R3 यानी कि ये माइनस ये जीरो हो गया, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा, ओके। एंड थर्ड रो एज इट इज़, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 प्लस सी, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसे प्रॉपर्टी हमने एक लगा दिया, कई सारी प्रॉपर्टीज लगती हैं, जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लग सके उतना अच्छा होता है, ठीक है। हमें जो आंसर लाना है इसमें पहले ये वाला हम पार्ट प्रूव करेंगे, मेथड 1 जो लिखा हुआ है ना, तो ये जो मैंने किया हुआ है इससे ये नहीं आएगा, पहले ये वाला आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में ये दोनों ही लिखे होते हैं, कभी कोई एक भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो एक हो या दोनों हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब इसको हम यहाँ से एक्सपैंड कर देते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं एक्सपैंड। तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1 कर लो या C1 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं R1 से कर देता हूँ। देखो तो A इंटू, अब जब इसको करोगे तो ये A किस में है, फर्स्ट रो में है, तो ये कवर हो गया, ये इस कॉलम में तो ये भी कवर हो गया, तो बचा क्या, ये देखो ये वाला बचा, ये दोनों बचे, तो B इंटू 1 प्लस सी यानी कि B प्लस BC, फिर माइनस, ये देखो ये गया था तो माइनस ऑफ माइनस सी यानी कि प्लस सी, ये हो गया, फिर माइनस ऑफ माइनस बी यानी कि प्लस बी, ब्रैकेट लगाओ, ये फिर से कवर कर दो ये वाला फर्स्ट रो,
और ये अब सेकेंड कॉलम कवर हो जाएगा, तो ये गया, तो बचा क्या, दिस इंटू दिस दैट इज 0, ठीक है, और फिर माइनस ऑफ माइनस सी यानी कि प्लस सी। इसको खोलो कितना आता है, देखो तो ये खोलोगे तो आएगा ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी और प्लस बी सी आ गया। देखो यानी कि देखो ये वाला टर्म आ गया ना, ए बी सी ये रहा प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ ढंग से, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हेंस प्रूव्ड। तो जो हमें लाना था आ गया। अब देखो अब ये ऊपर वाला जो टर्म है ना वो कैसे इसी लाइन से आ जाएगा, कुछ खास नहीं करना तुम्हें। अब ए बी सी को कॉमन ले लो, ए बी सी को अगर कॉमन ले लोगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे ए बी बाई ए बी सी करोगे तो यहाँ पे 1 बाई सी, यहाँ पे बी सी से डिवाइड करोगे बी सी अपॉन ए बी सी करोगे तो 1 बाई ए और प्लस सी ए से करोगे तो 1 बाई बी। इसको रीअरेंज करके लिख दो, अभी इसमें से मैंने कॉमन निकाला है, अब इसको रीअरेंज कर दो तो ये हो गया ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। देखो ये इसका पूरा सोल्यूशन है। तो अगर ये मेथड 1 है यानी कि मैंने जीरो के अकॉर्डिंग किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ले आऊँ और फिर मैं उसको प्रूव करूँ। इसका सेकेंड मेथड भी मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेथड 2, अब देखो मेथड 2 में क्या है, मेथड 2 मैं इसके हिसाब से मैं इसका स्टार्ट करूँगा ताकि ये आ जाए पहले। तो इसके लिए क्या करना है, देखो इसमें और इसमें, इससे ए कॉमन ले लो यानी कि टेकिंग आउट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3 कॉमन हम ले रहे हैं। तो देखो कॉमन लेंगे, इसमें से ए को कॉमन ले रहे हैं, इसमें से बी को कॉमन ले रहे हैं और थर्ड रो से सी को ले रहे हैं। तो उसके बाद बचेगा क्या, इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 बाई ए प्लस 1 और यहाँ पे 1 बाई ए और यहाँ पे भी 1 बाई ए। इसमें से मैंने बी निकाला है तो क्या बचा 1 बाई बी, फिर यहाँ पे 1 बाई बी प्लस 1 और यहाँ पे 1 बाई बी। इसमें से मैंने सी निकाला है तो यहाँ पे 1 बाई सी, 1 बाई सी और यहाँ पे 1 बाई सी प्लस 1, ये बचा। अब ध्यान से देखो ए बी सी हमारा एक पार्ट आ चुका है, बाकी जो दूसरा ब्रैकेट में जो फैक्टर है ना वो कैसे आएगा। अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड करके R1 पे लिखूँ यानी कि R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, यहाँ भी वही चीज़ आएगा और यहाँ भी वही चीज़ आएगा। चलो तो इसको अब पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नाउ यूजिंग R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा ए बी सी। ये देखो अब यहाँ पे लिखो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। यहाँ पे फिर से लिखो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। फिर से लिखो 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये क्या है, ये देखो जब हम R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख रहे हैं तो ये ऐसे ऐड हो रहा है। देखो ये प्लस ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट पे, फिर ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको बाकी जो दो हैं वो एज इट इज आएगा तो इसको लिखो एज इट इज यानी कि 1 बाई बी, फिर 1 बाई बी प्लस 1, 1 बाई बी प्लस 1 और फिर 1 बाई बी, ठीक है। अब थर्ड वाला भी एज इट इज 1 बाई सी, 1 बाई सी और 1 बाई सी प्लस 1, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है,
ये आ गया। अब इसको बाहर ले लो, तो ये बीच वाला मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ये वाला बीच वाला मैं मिटा के इस जगह पे लिख रहा हूँ। चलो ये देखो, ए बी सी ऐसे ही रहेगा, ए बी सी, और ये जो फर्स्ट रो में एक ही जो टर्म है, सेम टर्म है, उसको कॉमन निकाल लो। तो कॉमन अगर निकालोगे तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ओके, जो बचा वो लिखो। अब 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, और बाकी सेकेंड रो थर्ड रो एज इट इज़। वो क्या है? वो है 1/b, 1 + 1/b और 1/b। फिर थर्ड रो एज इट इज़ 1/c, 1/c एंड 1/c + 1। अब क्या करना है? अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो क्या बताया था कि जब भी देखो, अब यहाँ से एक और, ये जब 3 बार 1 आ जाता है ना, तो बड़े आराम से 2 0 मिल जाते हैं। तो हमें 2 0 बनाना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन अगले स्टेप में जब हम एक्सपैंड करेंगे तो वो कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगा। जब भी तुम्हें 3 बार 1 मिलता है ना, 2 0 तुरंत बनाओ। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन में फैक्टर जो लाना है वो आ जाएगा, और अगर वो फैक्टर नहीं भी आया ना, तो कैलकुलेशन तुम्हारा ईजी हो जाएगा। तो 3 बार 1 है, तो अभी हम क्या करेंगे? C1 टेंड्स टू C1 - C2। ये देखो, C1 टेंड्स टू, या C1 बिकम्स C1 - C2 एंड C2 बिकम्स C2 - C3। ये दो चीज़ें जब करेंगे तो देखो क्या आएगा आंसर। सो अब आएगा ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू, ये देखो, दिस माइनस दिस, तो 1 - 1 0, 1/b माइनस दिस, तो यहाँ पे -1, 1/c - 1/c 0 आ गया। फिर दिस माइनस दिस भी करना है हमें, यहाँ पे फिर से 0 आया, दिस माइनस दिस, तो ये 1 आया, दिस माइनस दिस, तो ये -1 आया, और ये थर्ड कॉलम एज इट इज़, इसको बस कॉपी करो। तो 1 हो गया, 1/b हो गया, और 1/c + 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, अब इसको क्योंकि 2 0 आ गया है, कुछ फैक्टर वगैरह निकल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करोगे तो देखो, इधर से करोगे फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 2 0 हैं, इसलिए तो हमने बनाया था ये, कि जब जितना ज़्यादा 0 बनेगा हम उधर से एक्सपैंड करेंगे। तो देखो ये क्या आएगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे रफ में समझा रहा हूँ। देखो, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो 0, अब ब्रैकेट में क्या आता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो लिखना ही नहीं है। फिर -0, यहाँ भी वही चीज़ है, ब्रैकेट में क्या आएगा लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 इंटू, ये देखो, अब यहाँ से इस रो को ऐसे कवर कर दो और इस कॉलम को कवर कर दो। ये हो गया, क्या बचा? -1 इंटू -1 दैट इज़ 1, फिर -0, तो ये 1 आ गया। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर 1 आ गया, मतलब कि ये पूरी वैल्यू 1 है। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला बचेगा। ओके, तो तुम उसको यहाँ पे बस लिख दो। सो ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c हैंस प्रूव्ड इक्वल टू RHS लिखना है तो लिख दो, इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बड़े बड़े थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो बीच बीच में मिटा करके करना पड़ेगा, तो तुम अपने स्क्रीनशॉट से लेना, फिर उसको कनेक्ट करके ये पूरा क्वेश्चन जो है उसको देखना। ठीक है, चलो ये मैं मिटा देता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये यूजिंग द प्रॉपर्टीज़, ये प्रूव करने वाला ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी ठीक से समझना। जो ट्रिक मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमें जब ऑपरेट हम करते हैं तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एक तो 0 आ जाए, और नहीं तो पूरा जो हमें फैक्टर्स लाने हैं वो आ जाए। इन्हीं 2 के बेस पे हम अपनी प्रॉपर्टीज लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 0 आने वाला कोई टर्म अभी नहीं है, तो हमें दूसरा वाला चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। वो क्या है कि जो हमें आंसर प्रूफ करना है ना, उसमें जो फैक्टर्स हैं, जैसे फैक्टर्स है x y z है, x - y, y - z और z - x है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे जो लिखते हैं ना, R1 टेंड्स टू R1 - ये सब उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखो
सबसे पहले अगर तुम सोचते हो कि एक्स वाई जेड हमें मिल जाएगा, तो देखो अगर तुम फर्स्ट कॉलम से एक्स निकालो, सेकंड कॉलम से वाई निकालो, थर्ड कॉलम से जेड निकालो, तो ये सबसे इजी है यहाँ पे। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और अगर उसमें कुछ डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है ना, तो पहले डायरेक्ट वाला जो चीज़ है कॉमन निकाल दो बाहर, ताकि वो छोटा हो जाए, ईजी हो जाए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, टेकिंग आउट एक्स वाई जेड फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये हमारा बनेगा एक्स वाई जेड। और अब जो बचा वो लिखो। फर्स्ट कॉलम से मैंने x निकाला तो कॉलम वाइज ही लिखना, ओके, जहाँ से निकाल रहे हो ना उसी के अकॉर्डिंग लिखना। तो ये 1 हो गया ये x हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमने y निकाला है तो ये 1 हो गया, ये y हो गया और ये y स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से ये 1 हो गया z और ये z स्क्वायर हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया। जो हमें चाहिए प्रूफ करने में जो चाहिए वो निकल भी गया और ये ईजी भी हो गया। अब देखो, अब हमारे पास 3 बार 1 आ गया फिर से। तो जब 3 बार 1 आ गया तो या तो तुम 2 जीरो बनाने के हिसाब से प्रोसीड करो, या फिर इस फैक्टर के हिसाब से, दोनों सेम ही तुम्हें रिजल्ट देगा। जैसे समझाता हूँ, देखो अगर हम जीरो के हिसाब से करते हैं तो हम लिखेंगे C1 बिकम्स C1 माइनस C2 एंड C2 बिकम्स C2 माइनस C3। उससे क्या होगा, यहाँ पे जीरो बनेगा, यहाँ पे x माइनस वाई बनेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, जिसका मतलब कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो वहाँ भी x माइनस वाई निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा y माइनस जेड निकल जाएगा। तो वो करो या फिर उसको देख के करो कि हमें तो x माइनस वाई लाना है। वो कैसे आएगा, तो x माइनस वाई यहाँ पे भी करेंगे तो x माइनस वाई, y माइनस जेड लाना है तो यहाँ पे y माइनस जेड। तो तुम दोनों में से किसी के भी हिसाब से करोगे आंसर तुम्हें सेम मिलेगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको। अब हम करने जा रहे हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। देखो ये क्या आंसर बनता है। अब ये आंसर बनेगा x y z। देखो दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस x माइनस वाई, ओके, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि फिर तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा, लंबा लगेगा। इसका जो आंसर होता है ना फैक्टर का, वो लिखना। तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये था मेरा मतलब, डायरेक्ट लिखना, ओके। ठीक उसी तरह से अब C2 बिकम्स C2 माइनस C3, तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखो। तो ये हो गया जीरो, ये हो गया हमारा y माइनस जेड, और ये देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ये भी डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अब थर्ड वाला जो कॉलम है वो बस कॉपी करना है तुम्हें, क्योंकि इसके ऊपर कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। तो 1 जेड और जेड स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करना है, अब फर्स्ट कॉलम से x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है और सेकेंड कॉलम से y माइनस जेड कॉमन निकल रहा है, तो उसको बाहर निकाल दो। तो अब ये हो गया x वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और अब जो बचा अब उसको लिखो। तो यहाँ से कॉलम वाइज लिखना है, जीरो, यहाँ पे 1 और ये निकल गया तो बचा x प्लस वाई, फिर यहाँ से जीरो, फिर यहाँ से 1 बचा और यहाँ से ये निकल गया है तो y प्लस जेड बचा, सो y प्लस जेड। और थर्ड वाला एज इट इज कॉपी कर लो, तो 1 जेड और जेड स्क्वायर। देखो इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, फिर से जब तुम यहाँ से एक्सपैंड करोगे ना, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये कवर कर दो फर्स्ट रो और ये कवर कर दो, जिसमें ये 1 है उस रो और कॉलम दोनों को हम कवर करते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, क्या बचा 1 इंटू दिस और माइनस 1 इंटू दिस। या फिर एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक बार और C1 माइनस C2 कर दोगे तो ये 1 1 कट जाएगा, क्योंकि मैंने भी बोला था कि जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज लगाओगे उतने अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रहा है और तुमने नहीं लगाया, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कोई एक नंबर काट भी सकता है, ठीक है ना। तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा इसमें एक बार और प्रॉपर्टी लगा दोगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे 1 और 1 सामने सामने है, मतलब वो 0 बनेगा, और यहाँ पे y और y भी कट जाएगा। इनफैक्ट होता क्या है कि जितने भी तुम्हें ये प्रूफ करने को दिया हुआ है ना, तो ये देखो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो जो साइक्लिक ऑर्डर में जो टर्म्स होता है ना, वो सारे के सारे प्रॉपर्टी लगाने के बाद आ जाते हैं। तो 2 तो आ गया है, ये तीसरा बचा हुआ है ना, ये भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर हम C1 माइनस C2 करें, y कट के x माइनस जेड आ जाएगा, हम z माइनस एक्स बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। दैट मीन्स कि तीनों साइक्लिक ऑर्डर वाले कभी भी अगर a माइनस बी, बी माइनस सी आ रहा है, तो c माइनस ए भी प्रॉपर्टी से जरूर आएगा।
तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं C1 बिकम्स C1 माइनस C2। तो ये देखो ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा x y z इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और जो बचा वो है 0, ये 1 माइनस 1 0, और ये वाई वाई कट गया तो बचा x माइनस जेड, तो ये हो गया x माइनस जेड। फिर बाकी कॉपी कर दो 0 1 और y प्लस जेड, फिर ये बचा 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब अगर खोलोगे ना तो ये 1 आ गया, 0 कहीं से भी खोलो, इधर से भी खोलोगे तो वही है। तो 0 माइनस 0 माइनस ऑफ ये देखो ये वाला आएगा। ठीक है, अब एक मिनट, ये x माइनस जेड को बाहर निकाल लो, मतलब जो हमें चाहिए वो पूरा का पूरा हम बाहर निकाल देंगे। तो एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आ गया। और अब जब इसको खोलोगे तो इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला मान लो हमने बाहर निकाल दिया तो -1, तो 0 माइनस 0 माइनस 1, ये गया और ये गया, तो 0 माइनस 1 यानी कि माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया। ठीक है, तो इंटू माइनस ऑफ -1, तो ये आ गया हमारा फाइनली एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। हाँ तो बच्चों चलो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस करते टाइम बताया था स्प्लिटिंग वाला, तो ये वो क्वेश्चन है। तो ये मेरा सारा जितने भी टाइप के जो चीज़ें हैं वो कवर अप हो जाएंगी। तो ये स्प्लिटिंग वाला है, ध्यान से देखना। कई लोग इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं तो वो 3-3 पेज का ये क्वेश्चन हो जाता है। मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर्टी यूज करके, जो ट्रिकी वाला जो प्रॉपर्टी है वो यूज करके बताऊंगा, तो शॉर्ट में होगा। ठीक है, चलो देखो हमें प्रूफ करना है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब एंड 1 प्लस पी जेड क्यूब इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। कैसे स्टार्ट करेंगे? अब देखो, अब इसको स्टार्ट करने का क्या है कि हमें 1 प्लस पी एक्स वाई जेड लाना है, और फिर ये जो 3 साइक्लिक ऑर्डर में, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास 2 आ गया प्रॉपर्टी से ना, तो ये तीसरी वाली भी आएगी। हमें एक्सपैंड नहीं करना है उसके लिए, इसके लिए नहीं करना है, उसके बाद वाले में 1 लाने के लिए हमें उसको शो करना होता है। ठीक है, तो चलो अब इसको देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये R1 माइनस R2 या C1 माइनस, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। ये यहाँ पे देखो ये प्लस है ना बीच में, तो इसको पहले हम स्प्लिट करेंगे। ओके, चलो डेल्टा ले लिया। सो डेल्टा इक्वल टू, पहले मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, ये होगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर 1 1 1 यहाँ पे 1 1 1। इसमें और भी 1-2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लगेंगी, वो भी तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। फिर बीच में प्लस, अब फिर से क्या करना है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और अब ये वाला थर्ड वाला, यानी कि पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ये हमने ले लिया। देखो तो स्प्लिट वाला जो प्रॉपर्टी बताया था वो आ गया, दिस एंड 1 1 1, और बीच में प्लस है तो प्लस, फिर दिस एंड पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। अब देखो क्या करना है, अब इसको ऐसे ही रखो, और इसमें से यहाँ से देखो, इसमें से x निकला, इसमें से y निकला और इसमें से z निकला, देख रहे हो ना। तो इसको ऐसे निकालो, यानी कि x y z, इसको हमें ऐसे ही रखना है अभी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 प्लस। अब देखो फर्स्ट रो से x, सेकेंड रो से y और थर्ड रो से z निकला, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे निकल गया। तो जब एक्स वाई जेड निकल गया तो फर्स्ट रो में क्या बचा, 1 x और पी एक्स स्क्वायर। फिर सेकेंड रो से निकल गया y, तो y 1 बचा, y और पी वाई स्क्वायर। फिर थर्ड रो से z निकल गया, तो 1 z और पी जेड स्क्वायर। देखो ये बचा। इनफैक्ट अब ये वाला और ये वाला
पी को निकालने के बाद सेम हो जाएंगे। तो एक लाइन और लिखो यहाँ पे, पहले एक्स वाई जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 प्लस, अब क्या करने जा रहे हैं हम, थर्ड वाले कॉलम से तीनों में p है तो p को निकाल दो, यानी कि अब ये हो गया p x y z, और अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा 1 1 1 और x y z, यहाँ से p निकल गया ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, सो इनफैक्ट ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। कैसे हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, इसमें लास्ट वाले कॉलम में है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया था कि अगर हम किसी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं इसको और इसको एक बार इंटरचेंज करूं तो ये सेकंड रो पे आएगा और ये फर्स्ट रो पे आएगा, फिर फर्स्ट और थर्ड को मैं इंटरचेंज करूं तो ये बन जाएगा, और ये बनने के बाद ये दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये इनफैक्ट क्या है, अब मैं ये देखो, ये वाला मैं लाइन ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये बीच वाला मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, ये वाला अब मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे वाला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और 1 1 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, और फिर ये वाला बिल्कुल यही चीज़ कॉपी कर दो। उसका रीज़न क्या है, हमने दो बार चेंज किया है, तो यही चीज़ यहाँ पे कॉपी करो। तो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। देखो ये हो गया, कैसे हुआ समझ में आया ना। इसको किया और फिर हमने फर्स्ट और थर्ड को किया, तो ये सेम बन जाएगा। अब मैं ये वाला मिटा रहा हूँ इसके आगे वाला स्टेप लिखने के लिए। देखो अब ये हमारे पास बना, कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे अगर तो ये बन जाएगा हमारा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। और जब हमने इसको कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा और प्लस ये पी एक्स वाई जेड हो जाएगा, पी एक्स वाई जेड। ध्यान से देखो, 1 ये कॉमन लेने के बाद 1 प्लस पी एक्स वाई जेड ये आ गया। अब तुम्हें पुराना, अभी जो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ना, अब हमारे को वो करना है। अब वो क्यों करना है, ये वाला चीज़ लाने के लिए। देखो अब हमारे पास 3 बार 1 है, हम क्या ऑपरेट करेंगे, R1 माइनस R2 करेंगे तो एक 0 बनेगा, फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो एक और 0 बनेगा, और साथ साथ जो हमें फैक्टर्स लाने हैं वो भी आते जाएंगे। ठीक है, सो अब ये हो गया, इसको ऐसे पहले ही लिख दो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, ऑर्डर में हम लिख देते हैं। सो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ओके, अब हमें क्या ऑपरेट करना है, अब जो ऑपरेट करना है उसको मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। सो यूजिंग R1 becomes R1 minus R2 and R2 becomes R2 minus R3। ठीक है, एक साथ दो यूज करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये वाली लाइन में मिटा रहा हूँ बीच वाला, और इस ये वाला जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, R1 माइनस R2, यानी कि यहाँ से, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ये देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। देखो R1 माइनस R2 यानी कि x माइनस वाई आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताया था ना कि इसका जो आंसर है सिंप्लीफाइड फॉर्म का वो लिखना है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, और फिर 1 माइनस 1 0 आ गया। फिर वैसे ही ये वाला करो अब, तो y माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और यहाँ पे 0। फिर ये थर्ड वाला तो एज इट इज़ कॉपी करना है तुम्हें,
तो जेड हो गया और ये जेड स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया। ओके, अब क्या करना है, अब इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखो इस वाले रो से, यानी कि फर्स्ट रो से टेकिंग x माइनस वाई एंड फ्रॉम सेकेंड रो y माइनस जेड कॉमन। तो जब कॉमन लोगे तो देखो क्या आएगा, अब x 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब जो बचा उसको लिखो। तो देखो क्या बचा, इधर से x माइनस वाई निकल गया तो 1 बचा, x प्लस वाई बचा और 0। इधर से y माइनस जेड निकल गया तो 1 और फिर y प्लस जेड और फिर 0। और यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी जेड स्क्वायर एंड 1। अब क्या करना है, देखो फिर से 1 और 1 अभी सामने है। और क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब 2 बार आ रहा है ना तो तीसरा जो बचा हुआ है वो भी बाई प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो एक बार और माइनस करो इसको। तो एक बार माइनस करोगे तो ये अब क्या करने जा रहे हैं हम, R1 टेंड्स टू, या R1 बिकम्स R1 माइनस R2। ठीक है, सो ये बनता है अब 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू, नहीं पहले ये वाला कॉपी करो, x माइनस वाई माइनस जेड। और अब जो ये जो लिखा हुआ है R1 माइनस R2 उसको ऑपरेट करो तो 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस ऑफ वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई माइनस जेड, तो वाई कट जाएगा तो बचा x माइनस जेड। 0 माइनस 0 इज़ 0। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे y प्लस जेड और यहाँ पे 0 और फिर जेड स्क्वायर और फिर 1। ठीक है, ये बचा। अब क्या करेंगे, अब ये बीच वाली लाइन मिटा रहा हूँ और इसके आगे देखो फर्स्ट वाले रो से z माइनस एक्स को कॉमन निकालो, क्योंकि हमें आंसर में z माइनस एक्स चाहिए। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और नहीं तो तुम x माइनस जेड ही निकाल सकते हो, आंसर में तुम्हारा -1 आ जाएगा तो ये z माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, या ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा दिया। अब यहाँ के बाद वाला ये जो स्टेप है ना वो देखो, अब यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू यहाँ से जेड माइनस एक्स। अब देखो क्या बचा, इस रो से z माइनस एक्स निकाला तो यहाँ पे 0, यहाँ लेकिन x माइनस जेड है तो यहाँ पे आएगा -1 और ये रहा 0। और फिर बाकी चीज़ों को कॉपी कर दो, 1 और x प्लस जेड और 0। ठीक है, फिर ये वाला जेड स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1। अब इसको खोल के देखो, कहीं से भी खोलोगे, इधर से खोल दो, इधर से खोल दो, 0, फिर बीच में माइनस ऑफ -1 तो ये और ये चला गया तो 1 माइनस 0 और फिर लास्ट में तो प्लस 0 है ही, तो ये हमारा आंसर अब आ गया। ठीक है, तो अब इसको मिटा दो। ओके, सो ये वाला भी मिटा दो। और अब हम जब एक्सपैंड करेंगे तो x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 0 प्लस 1 और प्लस 0, यानी कि अब एक बार फाइनल आंसर लिख दो तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, हैंस प्रूव्ड। और ये हो गया इक्वल टू हमारा RHS। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये वाली स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी ना लगाएं तो ये क्वेश्चन का जो लेंथ है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी पहले लगानी है और फिर उसके बाद हमें नॉर्मल तरीके से करते रहना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो अलग टाइप का है, उसमें सॉल्व करना है हमें। इसमें प्रूव करना था, उसमें हमें राइट साइड में 0 या कुछ भी दिया रहेगा और हमें उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। चलो ये नोट कर लो, इसके चलो। तो जैसा मैंने बोला था, ये क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाला है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तुम इसको लगे इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करोगे तो एक तो जो इक्वेशन बनेगा पावर 3 पावर 4 या उससे भी ज़्यादा पावर में बन सकता है, तो उसको तुम फिर फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर करना होता है। ओके,
तो इसको हमें यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि वही वाली प्रॉपर्टीज लगानी है जिनसे तुम्हें बाहर कुछ फैक्टर वगैरह मिले, जो प्रूव करने के लिए हमने किया था। तो देखो इसमें क्या है, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि हम ट्राई करते हैं कि कोई चीज़ फैक्टर में आ जाए या फिर ईजी हो जाए, जीरो बन जाए, तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपैंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सब में x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, तो हम यहाँ पे फिर से दो चीज़ें ऑपरेट करेंगे। हम एक चीज़ ऑपरेट करेंगे C2 बिकम्स C2 माइनस 2 इंटू C1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें 2x है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 2x 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 बन जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और हमारे पास एक सिंपलर नंबर, सिर्फ नंबर बचेगा, x का टर्म खत्म। फिर उसी तरह से एक यहाँ पर देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो ये चीज़ इसका ट्रिपल है x वाले टर्म के लिए। तो हम फिर से करेंगे C3 टेंड्स टू C3 माइनस 3 इंटू C1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जब ट्रिपल होगा तो ये सारे 3x बन जाएंगे और ये सारे 3x कट जाएंगे जब हम माइनस करेंगे, तो यहाँ भी कॉलम में एक नंबर बचेगा, इजी नंबर बचेगा, ठीक है। चलो तो इसको हम ऑपरेट करते हैं। और ये सॉल्व करना है तो इक्वल टू 0 हम लिखते रहेंगे, क्योंकि सॉल्व करना है तो हम दोनों साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे इम्प्लाई जाएगा, तो फर्स्ट वाला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा, तो x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। चेंजेस कहाँ पे होंगे? चेंजेस C2 पे होंगे। देखो इसमें से हम इसका डबल माइनस कर रहे हैं, तो 2x माइनस 2x तो ख़त्म, -3 और यहाँ पे जब डबल किया तो ये -4 बना, तो जब माइनस किया तो -3 + 4 हो जाएगा, तो ये 1 बना। ठीक उसी तरह से -9 और ये वाला +8 बनेगा, तो -9 + 8 ये -1 बनेगा। यहाँ पे -27 है, इसका डबल माइनस करें तो 2x तो कट गया, इसका डबल मतलब -16, -27 और +16 हो जाएगा, तो ये -11 होगा, करेक्ट। चलो अब C2 देखो, ये वाला हो गया C2। अब C3 की जगह पे क्या आएगा, हम इसमें से इसका ट्रिपल माइनस कर रहे हैं तो x का टर्म तो कट ही जाएगा, बचेगा यहाँ पे -4 और इसमें ट्रिपल किया तो ये -6 हुआ, उधर जाएगा तो +6 -4 इस 2। ठीक उसी तरह से यहाँ पे -12 बचेगा, उधर जाएगा तो -16 + 12 यानी कि -4 और यहाँ पे -60 क्योंकि 3x तो कट जाएगा तो -64 और इसका जो ट्रिपल है वो 24 है, तो उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा यानी कि 40 -40। दिस इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि सॉल्व करना है या प्रूव करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग करना। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये 1 है, ये 2 है, -1 है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो यहाँ पे एक हमें एक्स्ट्रा 0 मिलेगा, या फिर अगर मैं इसमें से इसका डबल सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे 0 मिलेगा। लेकिन वो करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम करेंगे तो यहाँ पे x जो है वो डबल x बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब तुम यहाँ से उसको वापस खोल सकते हो, क्योंकि हमें 0 दिया हुआ है तो इसको खोलना है, या तो इसको खोल दो और नहीं तो x को काटने के लिए तुम चाहो तो एक बार और इनको सब्ट्रैक्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि एक बार x कट जाए। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, इसको एक्सपैंड कर दो, यहाँ पे एक्सपैंड लिख दो, एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो देखो ये कैसे होता है, x माइनस 2 कहाँ से एक्सपैंड करेंगे हम इधर से एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि x का टर्म फिर एक जगह पर रहेगा, तो x माइनस 2 इंटू, ये देखो अब इस रो में है तो ये ख़त्म और इस कॉलम में है तो ये ख़त्म, ठीक है। तो देखो क्या बचा, -40 इंटू -1 तो ये बन गया 40, फिर माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस हो जाएगा 44, तो ये हो गया तुम्हारा 44। अब हम इधर से एक्सपांड कर रहे हैं तो अल्टरनेटली प्लस माइनस होता है, बताया था। तो -(x-4) और ये वाली ब्रैकेट, अब देखो x-4 इस कॉलम में है, कवर कर दो, इस वाले रो में है तो इसको भी कवर कर दो, तो ये और ये बचा, फिर ये और ये बचा, तो 1 इंटू -40 तो यहाँ पे हो जाएगा -40, ठीक है। ये गया था और ये गया था, फिर बीच में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये 22, ठीक है। फिर ये वाला माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ x -8, फिर ये देखो ये वाला कॉलम फिर से ऐसे हाइड कर दो, ये हाइड कर दो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू -4 यानी कि -4, फिर बीच में माइनस ऑफ इनका प्रोडक्ट माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, इसको हमें लीनियर इक्वेशन ही बना, इसको सॉल्व करो। सो इम्प्लाइज, ये देखो
40 माइनस 44 इज -4। तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू -4। अभी एक लाइन और मैं लिख देता हूँ क्लियरिटी के लिए। तो माइनस ऑफ x माइनस 4 इंटू, ये देखो 22 माइनस 40 इज -18। फिर यहाँ पे प्लस ऑफ x माइनस 8 इंटू -4 प्लस 2 इज -2 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को खोल दो वापस, तो ये हो गया -4x प्लस 8, ये तुम्हारा माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो 18x माइनस 72, ठीक है, ये प्लस हो गया तो ओके। और अब इसको भी खोलो, -2x हो गया और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कितने x आ गए देखो, 18x और -6x दैट इज 12x इम्प्लाइज 12x। देख रहे हो ना कहाँ से आया ये, 18 माइनस 4 14, 14 माइनस 2 इज 12, तो 12x हो गया। अब नंबर को करो, 16 प्लस 8 24 और -72 इज -48, तो -48 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। ये लो, ये हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब आएगा तो तुम इसे प्रॉपर्टी सही करोगे, फैक्टर बनाओ, ठीक है, फैक्टर बाहर आ जाएगा, उसके बाद से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये पूरा खत्म हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, कोई भी सभी क्वेश्चन हो, ट्रिकी क्वेश्चन ढूंढो, निकालो, जो नहीं होता है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लो, उसके अगले सेशन में हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि तुम्हें जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ जल्दी से जल्दी मिले और तुम्हारा बेनिफिट हो सके। थैंक यू।